देखो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि तुम लोगों को अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये हमारा टॉपिक का नाम है। हमने कल बात की थी कि हमारे पास बैलेंस शीट में 7 आइटम है। कितने आइटम है? 7 आइटम है जो इस टॉपिक के अंदर हमें समझना है। ये लायबिलिटी मैंने बनाई, ये एसेट मैंने बनाया। लायबिलिटी में मैंने बोला था एक WCR आएगा जिसके ऊपर आज भयंकर चर्चा करनी है, एक IFR आएगा इसके ऊपर भी आज मुझे भयंकर चर्चा करनी है, एक मेरे पास जनरल रिजर्व आएगा, ये बहुत नॉर्मल है, एक P&L अकाउंट आता है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का जो भी प्रॉफिट डिनोट करता है। यहाँ पे हमारे पास गुडविल आती है जिसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इस गुडविल का राइट ऑफ करते थे, याद करो, ये परचेज गुडविल अगर तुमको याद हो कब की बात है, तो इसका राइट ऑफ होता है। एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि TCS एसेट होता है वो, है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये, और एक हमारे पास यहाँ पे भी P&L हो सकता है डेबिट बैलेंस का जो कि लॉस होता है। तुमको किसी सवाल में मैक्सिमम 6 चीज़ दिख सकती है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ देख नहीं सकते, तो किसी सवाल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 6 पॉइंट ही तुमको देखने मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी देखने मिलेगा। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है ना, इनका सबका एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। इनका सबका ट्रीटमेंट क्या है? पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो। मतलब अगर लायबिलिटी राइट ऑफ कर रहे हो, अगर लायबिलिटी राइट ऑफ कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी टू ऑल पार्टनर, और अगर एसेट राइट ऑफ कर रहे हो तो ऑल पार्टनर टू एसेट्स। समझे ना? जब राइट ऑफ करते तो उल्टा करते हैं, लायबिलिटी डेबिट नेचर की नहीं होती है, क्रेडिट नेचर की होती है, लेकिन राइट ऑफ करने में तुम क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे, और एसेट डेबिट नेचर की होती है तो राइट ऑफ करने में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इतनी ही कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आओ इलस्ट्रेशन एग्जांपल 1 देखो, जनरल रिजर्व की बात इसमें। एग्जांपल 1 मत देखो, हाँ चलो देख लो। एग्जांपल 1 में क्या हो रहा है, सिम टीम मैक पार्टनर है ना, ये STM जो है ये पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2 है, और इन्होंने डिसाइड किया कि इनका नया रेशियो जो है 2:3:1 होगा। जिस दिन प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ, बैलेंस जो है जनरल रिजर्व का, तो यानी कि 5:3:2 मतलब जो पुराना रेशियो उसमें मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये लिख भी रहा हूँ इस पॉइंट को, और एसेट नहीं है, लायबिलिटी होती है जनरल रिजर्व, तो वो डेबिट में आ जाएगी, और 2 सिम कैपिटल 2 टीम कैपिटल 2 मैक कैपिटल करके आ जाएगा, और 1 लाख को 5:3:2 ओल्ड रेशियो में क्या कर देना, बांट देना। ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तुम लोग तो तुम्हारा ये एकदम आंसर हो जाएगा। वो लिख के करने जैसी बात है। अगली वाली है लिख के करने जैसी बात क्या, कि मायरा सायरा एंड प्रणीति एंड सारा, मायरा सारा प्रणीति आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनका रेशियो 5:3:2 का है, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग जो है अपना रेशियो 2:3:5 कर लेंगे 1 अप्रैल 2026 से। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, फर्म के पास बैलेंस था जनरल रिजर्व का 1 लाख का, और ये उन्होंने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व में से 50,000 जो है वो तो वर्कमैन कंपनी रिजर्व में डाल देंगे, यानी कि जनरल रिजर्व का 50,000 जो है वो WCR में चला जाएगा। WCR बना रहा हूँ मैं खुद, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। अगर इस दिन पे कुछ नया बनाया है तो वो बन गया। WCR क्या है, लायबिलिटी, अगर वो बनी है तो वो तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जनरल रिजर्व में से जा रहा है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जनरल रिजर्व अब राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मतलब जनरल रिजर्व 1 लाख में डेबिटेड, इसमें 2 WCR ही हो गया 50,000 का, है ना, इसका 50,000 का चला गया WCR में चला गया। सर बाकी का 50,000 कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों ने, बाकी 50,000 की अगर दी है तो ठीक, और अगर नहीं दी है तो राइट ऑफ करना। कुछ नहीं बोला तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है तुम लोग क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। किस रेशियो में कर दोगे, ओल्ड रेशियो में कर दोगे। तो 2 जो भी बंदे हैं, कौन बंदे हैं बच्चा पार्टी, मायरा सारा प्रणीति, तो M कैपिटल S कैपिटल प्रणीति कैपिटल, ये होता है तो ये क्या है, WCR मतलब ये होता है, ये राइट ऑफ एंट्री है। राइट ऑफ एंट्री है कि जनरल रिजर्व अगर चेंज हो जाता है ना रेशियो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो जनरल रिजर्व की राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट एंट्री है ड्यू टू चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में, हाँ ओल्ड रेशियो में होगा, क्योंकि अब जो होगा नए रेशियो से होगा, तो जो पुरानी चीज थी उसको ओल्ड रेशियो में सेटल कर दो, बस क्लियर हुआ ये। अब बाकी का 50,000 5:3:2 के रेशियो में करो तो 50 वापस से, और नहीं 5:3:2 तो 25 15 10,000 सही है, बोलो। इसमें इसको क्रेडिट क्यों किया फिर वर्कमैन कंपनी, क्योंकि वो नया लायबिलिटी हमने अरेंज करवाया, वो उन्होंने बोला कि WCR में से आप क्या करो, आप 1 लाख का जनरल रिजर्व में से 50,000 का WCR बनाओ, तो नई लायबिलिटी हमने ऑन द डेट ऑफ चेंज जो है बनाई है, तो इसीलिए वो जो है नया लायबिलिटी बना। इसके लिए जो है हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया, नया लायबिलिटी बना इसके लिए, समझ गए ना भाई। अब इलस्ट्रेशन कर दिया ओल्ड रेशियो, हाँ, और जो बचेगा ओल्ड रेशियो में, ये तो बोल दिया, नहीं तो पूरा ही ओल्ड रेशियो में बांट रहा था। सर जो इसको 2 ये
2:3:5 के बजाय कितना नहीं बांटेंगे क्योंकि वो नया रेशियो है। कभी Old भी ratio। हाँ कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड रेशियो में ही होता है। इसका फोटो तो है ही तुम्हारे पास जो मैंने बताया तुम्हें। मेरी आदत होता है मैं सारा केस एक ही साथ में बना देता हूँ, तो मैंने सातों के सातों इसका बना दिया। अब देखो इलस्ट्रेशन 11, संगीता दीपा अजय ललित जो है ये पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 3:4 है, नया रेशियो 5:2 है। और गुडविल जो है फर्म की ऑन दिस डेट वाज वैल्यूड एट इतना वाज वैल्यूड एट, तो सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड है, वाज वैल्यूड एट गुडविल इतना सेल्फ जनरेटेड है, तो इसका तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका तो क्या करना पड़ेगा तुमको, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व जो है वो 1 लाख का है, तो जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा। मैं अभी के लिए एबीसीडी मान लेता हूँ, ठीक है, एबीसीडी पार्ट। तो 1 लाख का जनरल रिजर्व है, किस रेशियो में बढ़ेगा, पुराना रेशियो है। क्या है पुराना रेशियो, 3:2:4:1, तो 3 2 4 1 10 होता है, मतलब 30,000। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, 40,000 20,000 3:4 बने क्या, तो 20 पहले और 40। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग माइनस करो, ओल्ड माइनस न्यू करो, गेन सैक्रिफाइस निकालो, गुडविल का एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस का एंट्री मारो, और गुडविल का अमाउंट जो है उसको उसके गेन सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करके लिखो। एक बार आज के लिए बता दूं, एक सवाल आज बता देता हूँ। तो नाम इनके फिर अच्छे वाले लिखने पड़ेंगे, संगीता दीपा अजय ललित, संगीता दीपा अजय और ललित। इनके ओल्ड रेशियो क्या है, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2 नहीं 3:2 4:1 अजय और ललित। तो यानी 3/10 2/10 4/10 और 1/10 इसके ओल्ड रेशियो, राइट। नया रेशियो कितना है, 5:1:2:2 मतलब 5/10 1/10 2/10 2/10। तो ये हो गया 2/10, ये हो गया 1/10, ये हो गया, ये -2 है, राइट। ये हो गया 2/10 और ये हुआ -1/10, मतलब ये दोनों ने क्या किया, गेन कर रहे हैं, और बाकी दोनों का क्या है, सैक्रिफाइस। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री हमेशा होती है। तो संगीता's कैपिटल अकाउंट, ये ललित कैपिटल अकाउंट, टू दीपा's कैपिटल अकाउंट, टू अजय कैपिटल अकाउंट। कितने की गुडविल बुक में अपीयर हो रही है, 5,20,000 की गुडविल है, 5,20,000 की गुडविल है। संगीता का कितने का गेन है, 2/10, तो 5,20,000 को तुम इंटू 2/10 करोगे सर तो ये हम जो सैक्रिफाइस और गेन है उस पे करते हैं या नए रेशियो पे? नहीं, सैक्रिफाइस गेन पे करते हैं। गुडविल का जो सेल्फ जनरेटेड होता है ना वो सैक्रिफाइस गेन पे होता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या किया, 5,20,000 का, इसका गेन 2/10 का है, तो 5,20,000 को 2/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ललित जो है वो उसका गेन 1/10 का है, तो 5,20,000 इंटू 1/10, राइट। और फिर दीपा का जो सैक्रिफाइस है वो 1/10 का है, तो 5,20,000 का 1/10, और अजय का सैक्रिफाइस 2/10 का है, तो 5,20,000 का 2/, समझ गए, लॉजिक है। बढ़ो आगे बढ़ो, स्पीड में तो नहीं था ना। इलस्ट्रेशन 12 पूरा WCR इसी से समझना है, बड़ा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना। अब वो तेरे काम के लिए, अब तुम मूव ऑन कर। तो इस बड़ा टॉपिक के लिए WCR का सेवरल केसेस है, और एक ही चीज इसको तुमको क्लियर करेगी, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट ही क्लियर करेगा तुमको, वरना तो तुम लोग एकदम लेवा जाओगे। और WCR समझ में आ गया ना तो IFR में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में IFR समझा दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट होते हैं दोनों के, हार्ड नहीं है पर ध्यान देने वाली बात। इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ, पूरा कहानी वासी समझाऊंगा। परम करण पवन जो है ये प्रॉफिट सेलिंग रेशियो इनका 4:3:2 का था, और ये लोगों ने 2:3:4 का करने बोला, और उनकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक से कहीं छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि तुमको दिया है 90,000 का, और हमें बोल रहे हैं 90,000 का WCR यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे सेवरल केसेस है। तो मेरी बात समझो, हम लोग क्या करके रखते हैं, हम लोग ऑलवेज WCR बना के रखते हैं, किस लिए कि हम लोग को अगर कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कंपेंसेशन दे सकेंगे। WCR का मतलब मैंने तुमसे कल भी बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, कि जब किसी वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया ना तो हम क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, और उसी रिजर्व में से फिर हम क्या करेंगे, पैसा देंगे। और जब वर्कर पैसा मांगता है तो उसको बोलते हैं WCC, जब वर्कर पैसा मांगता है तो उसको बोलते हैं WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। वो क्लेम मांग रहा है तुमसे, वो क्या कर रहा है तुमसे, क्लेम मांग रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतना नुकसान हुआ है, दवा पानी का ये खर्चा हुआ है, तुम मुझे दो, क्योंकि तुम्हारी मशीन की वजह से हुआ है। और ये पॉलिसी रखती है, बहुत सारी कंपनी जो है ये पॉलिसी रखती है।
तो यानी कि मैं रिजर्व बना के रखता हूँ WCR, और जब अगर किसी वर्कर को मांगना होगा तो वो क्या करेगा, क्लेम मांगेगा मेरे से। वो क्या करेगा, मेरे से क्लेम मांगेगा, और उस क्लेम को बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या WCC शॉर्ट में, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। तो ये इतनी सी कहानी है। अब देखो, अगर क्लेम आया तो क्लेम का पैसा दे देना, और अगर WCR बच गया फिर भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आपस में, और अगर क्लेम ही नहीं आया तो जितना WCR है आपस में क्या कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। यानी कि अब जैसे फर्स्ट केस में बोला है देयर इज नो क्लेम, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ एज टू क्लेम इज नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है क्लेम की तो कोई क्लेम ही नहीं है। यानी कि क्या कर दो, सीधे सीधे इसको बांट दो, किसमें, सारे पार्टनर में दो, परम, करम और तीसरा बंदा कौन है, पवन, करम और परम, जो भी है। तो 2 WCR, रुको, WCR 2, क्योंकि ये जो है WCR लायबिलिटी है, ये क्रेडिट नेचर की चीज है, राइट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि 90,000 इधर, और हमेशा किस रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो। सेकंड केस भी वैसा ही है कि देयर इज नो क्लेम, पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस वक्त वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के पता चला कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्लेम नहीं है, पहली एंट्री, ये एंट्री से है ना। ये तो नॉर्मल था जो मैंने बोला था कि राइट ऑफ करते हैं ना हमेशा चीजों को, ये वो वाला केस था। तीसरा केस, क्लेम 45,000 का है, देयर इज अ क्लेम ऑफ 45,000, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, WCR तो जो है, WCR तो 90,000 का ही, इसका कुछ पैसा कहाँ चला गया, क्लेम में चला गया, तो वो मेरी क्लेम जो है लायबिलिटी बन जाएगी, मुझे देना पड़ेगा। तो वह लायबिलिटी बन गई, तो एंट्री में लिख देता हूँ 2 WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 45,000, और जो बचा हुआ पैसा है वो किस में बांट दूंगा, पार्टनर में बांट दूंगा, ओल्ड रेशियो, मतलब बचे हुए 45,000 रुपए क्या कर दूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा, किस रेशियो में, ऑल रेशियो में। तो केस 3 की जनरल एंट्री जरा देखो, तो केस 3 की जनरल एंट्री तुम लोग अपने में देखो तो बाकी क्या क्लियर है ना। उसके बाद केस 4, सितारा लगा देना, छोटा सा ही लगाना, पर सितारा लगा देना तुम लोग कि केस 4 में जो है बोल रहे 99,000 का जो है क्लेम है। अब देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी दुविधा वाली बात है, मेरे पास रिजर्व कितने का है, मेरे पास रिजर्व कितने का है, 90,000 का, लेकिन क्लेम कितना मांग रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करते। क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्टली पार्टनरों को अफेक्ट नहीं करते, तो यानी कि मेरे को 9,000 का शॉर्टेज पड़ा, राइट, 9,000 का शॉर्टेज पड़ा, तो वो 9,000 का जो शॉर्टेज है ना, वो मैं कहाँ से क्लियर करूंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाऊंगा जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम खोलते ही है चेंज इन PSR के बाद, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सीखा नहीं, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज भी रिवैल्यू करते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है ना, तो पूरा नए तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो पूरे एसेट और लायबिलिटी भी रिवैल्यू करते हैं, जो हमारा आज का अगला टॉपिक भी होगा। तो यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये बनाया जाता है कभी भी। तो हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, WCC, वो जो क्लेम का पैसा कमी पड़ रही है ना, सिर्फ कमी, जो कमी है 9,000 की कमी, वो रिवैल्यूएशन से लेते और रिवैल्यूएशन पार्टनर से लेते हैं, मतलब मीडिएटर बना करता है। अल्टीमेटली तो किसको देना है, पार्टनर को ही देना है, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर का नाम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम नहीं करते, तो पार्टनर देगा। अच्छा, तो पार्टनर को देना है किसको, रिवैल्यूएशन को, क्योंकि रिवैल्यूएशन ने वो क्लेम के लिए पैसे दिए। रिवैल्यूएशन एक नया अकाउंट बना दिया जाता है। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको आप आज ही मुझे लगता है देख लेंगे लगभग, लेकिन अभी के लिए तुम समझो एक अकाउंट है, ठीक है। तो क्लेम कितने का है, क्लेम कितने का है, 99,000 का, और मेरे WCR कितने से डेबिट कर रहा हूँ, 90,000 से। और मेरी बातों का ध्यान रखना, 2 WCC वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का है, 99,000 का, तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होने चाहिए। तो ये 9,000 जो है ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मेरे पास कोई भी पैसे बचते हैं क्या, तो कोई भी पैसे नहीं बचते, तो पार्टनर को तो इस क्लेम का कुछ नहीं मिला, लेकिन 9,000 का नुकसान तो हुआ है, ये 9,000 रुपये ज्यादा तो गए। तो एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट किया मैंने, अब उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में से जो पैसा गया वो पार्टनर से ले लूंगा, तो रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड एंड पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, है ना। और ये जो 9,000 रुपए है ये ओल्ड रेशियो में इनसे वसूल किए जाएंगे। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 4:3:2, यानी कि ये जो डेबिट हो रहे पार्टनर 4:3:2, मतलब 4,000, 3,000, 2,000। तो ये कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। सर बड़े कहाँ पे लगता है क्या हुआ, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम साथ में बनाते हैं, ये तुझे एडमिशन के वक्त बहुत ज्यादा समझ आएगा। अगर इनफ प्रॉफिट नहीं नहीं है मतलब कहाँ पे यूज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पे होता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, और चेंज इन PSR में। जब भी ये सारे कोई कंपनी में होती है ना, तब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, बस। क्लियर है। अगर प्रॉफिट नहीं है इतना तो भी क्लेम मांग रहे हो, हाँ, लॉस तो भी देना पड़ेगा, हाँ, क्लेम देना पड़ता है।
अगर क्लेम वर्ड आ गया तो मतलब देना ही पड़ेगा, ऐसा। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि क्लेम देना पड़ेगा, मैंने तो मेरे समझदारी से रिजर्व बनाया था लेकिन ज़्यादा नुकसान हो गया तो देना ही पड़ता है। उसके बाद वाला केस भी इंटरेस्टिंग है। रिजर्व भी 90,000 का है, क्लेम भी कितने का है? 90,000 का, राइट? रिजर्व भी कितने का है? 90,000 का, क्लेम भी 90,000 का है। तो WCR टू WCC 90 और 90, इतने ही 5 केस है और हमारा WCR खत्म हो गया। हाँ, मैंने बोला था लॉजिक है, लॉजिक समझ गए तो फिर ये 5 केस तो कुछ भी नहीं है। एक केस ऐसा होता है इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो डायरेक्ट बांट दो, एक केस है कि क्लेम नहीं है, तो फर्क केस में इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो बांट दो अभी के लिए, और अगर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही पता चला किसी का कोई क्लेम नहीं है तो भी तुम लोग क्या कर दो, बांट दो। तीसरा क्या है, 90,000 का रिजर्व है, 45,000 का क्लेम आया अगर, तो 45,000 का क्लेम कर दो और बाकी 45,000 को जो है बांट दो। अगर 90,000 का रिजर्व है, 99,000 का क्लेम आया तो 9,000 इवैल्यूएशन के नाम से डेबिट हो जाएगा और बाकी वो जो 9,000 है वो बाद में पार्टनरों से क्या कर लिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे, इसलिए पार्टनर अकाउंट डेबिट भी हुआ क्योंकि उनसे ले रहा हूँ ना, उनसे ले रहा हूँ मैं। और अगर 90,000 का क्लेम है, 90,000 का ही रिजर्व भी है, तो सीधे WCR टू WCC पार्टनर का रोल ही नहीं क्योंकि वो बचा ही नहीं हमारे लिए। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 30, इलस्ट्रेशन 30, WCR खत्म हो गया और अगर ये समझ आया तो IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो 1 सेकंड का काम, 2-5 मिनट के अंदर अब ये खत्म कर देंगे। इधर भी सेम है आगे। अगर IFR, चलो उसको आऊंगा मैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हम बना के रखते हैं जिससे मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की डाउन भी हो जाए तो भी मैं उसको टैली कर पाऊँ, है ना? अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डाउन हो जाए तो भी मैं उसको क्या कर पाऊँ, टैली कर पाऊँ। इसके लिए मैं IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना के रखता हूँ। अब देखो ये सवाल तुम पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तुम लोगों को। राधा, गौरी, कबीर जो है ये पार्टनर है जिनका पुराना रेशियो 4:3:2 का है और नया रेशियो 2:3:4 का है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन। इन्वेस्टमेंट देखो एट कॉस्ट 2 लाख की और रिजर्व मेरे पास कितने का, 18,000 का। 2 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और इसमें 18,000 का मैंने रिजर्व बना के रखा है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है, अगर बढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब घटेगा ना तब लोचा है, जब घट जाएगा तब लोचा हो जाएगा। तो यानी कि जब बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फर्स्ट केस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा IFR बांट दो, सारा IFR, ये याद है ना IFR मैंने वो 7 चीजों में लिखा था कि ये बढ़ने वाली आइटम है, इसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ने वाली आइटम, यानी बढ़ जाएगी पार्टनरों में। तो सारा का सारा IFR, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, कबीर, गौरी और राधा, तो राधा, गौरी, कबीर, राधा, गौरी, कबीर। ये 18,000 जो है इनके पुराने रेशियो में बांट दो, जो कि कितना है पुराना रेशियो, 4:3:2 है, मतलब 8,000, 6,000 और 4,000। ये इनकी पुराने रेशियो में क्या कर दो, बांट दो। क्लियर है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर बांट दो। और सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, मेरे बैलेंस शीट में कितने का वैल्यू है, 2 लाख का, अभी मार्केट वैल्यू कितने की है, 2 लाख की है, कुछ कमी पड़ी क्या, मतलब इस रिजर्व में से कुछ पैसे जाने वाले हैं क्या, नहीं जाने वाले, सेम एंट्री नहीं जाएगी क्या, कर दो। ठीक है ना? अब तुमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि व्हेन इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 1,91,000 है, अगर 1,91,000 हो गई तो IFR को तो बांटना ही है, पर इन्वेस्टमेंट कम हुआ ना, इन्वेस्टमेंट कम हुआ ना, कितने से कम हुआ है, 9,000 से कम हुआ है, तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाएगा। कम हुआ तो डेबिट नहीं करूंगा, क्रेडिट करूंगा, एसेट है ना, जब एसेट डेबिट हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा तो घट जाएगा। तो कम हुआ है 9,000 से, 2 लाख तो था, 2 लाख तो था, अब कितना हो गया ये, बोलो ना बच्चा पार्टी, 9,000 कम हो गया 1,91,000 का, तो 9,000 में क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद जो है, उसके बाद पार्टनर्स पे, उसके बाद जो है पार्टनर्स पे राधा, गौरी और कबीर पे, बाकी का 9,000 रुपए जो है, क्योंकि 18,000 का रिजर्व था, 9,000 का मार्केट वैल्यू घट गया, तो वो 9,000 को तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, टैली कर लिया, और बाकी का जो है, बाकी का जो 9,000 रुपए है उसको 4:3:2 मतलब 4,000, 3,000, 2,000 के रख के क्या कर दो, बांट। क्लियर है या नहीं, बोलो। तो ये 2 लाख इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, हाँ, और 18,000 हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बना, हाँ, कि अगर कम होता है तो उस इन्वेस्टमेंट में सेटल कर दूंगा मैं। क्लियर है? तो 9,000 कम हुआ तो ये IFR में से, इसका एंट्री का मतलब पता है क्या है, IFR के 18,000 में से 9,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, तो अभी जो 191 वैल्यू था वो बढ़कर 2 लाख ही रहेगी, ऐसा मतलब है इसका। क्लियर है ना जी? अब अगला केस पढ़ो, अब जो है तुम लोग अगला केस पढ़ो, क्या बोला है तुमको वहाँ पे, 2,18,000 हो गया, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 2,18,000 रुपये हो गया। ये मजेदार बात है, अभी क्या था, अब तक कम ही हो रही थी तो IFR का बहुत जरूरत पड़ रहा था, अगर बढ़ जाए तो इतना जरूरत पड़ेगा नहीं, अगर बढ़ जाएगा तो इतना जरूरत पड़ेगा नहीं, यानी कि मेरी बात समझो,
मेरी बात समझो। मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़कर 2,18,000 का हो गया, तो मुझे कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, IFR 2 राधा कबीर गौरी, और ये 18,000, और ये 8,000, और ये 6,000, और ये 4,000, ये मैंने एंट्री मार दी। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो उसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी चीज़ को अफेक्ट मतलब जर्नल एंट्री नहीं मारोगे तो वो ऐसे अनअटेम्प्टेड नहीं चलता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ भी गया है ना, तो उसकी भी तुमको क्या करनी पड़ेगी, एंट्री मारनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट जब घट रहा था तो इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट किया था, राइट? जब इन्वेस्टमेंट घट रहा था तब मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब मेरी बात समझो, ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इसका फायदा भी किसको होगा, पार्टनर्स को ही होगा। तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ना, ये भी डायरेक्ट पार्टनरों को नहीं मिलेगा। जब पार्टनर से डायरेक्ट ले भी नहीं रहा था तो पार्टनर को डायरेक्ट दूंगा भी नहीं। ये पहले बढ़ी हुई अमाउंट कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में जाएगी, रिवैल्यूएशन से पार्टनर में चली जाएगी। समझे या नहीं समझे? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो 18,000 से बढ़ा है ना, इसको डायरेक्ट पार्टनरों को मत देना, इसको डालना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फायदा हुआ है ना? तो इसको डायरेक्ट मत देना उनको, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, तो अभी क्रेडिट हुआ था तो अब क्या कर दो बच्चा पार्टी, डेबिट कर दो। और तुम देखो कितना अच्छा है डबल एंट्री सिस्टम। अपने आप मेरे पार्टनर जो है क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, क्योंकि उनको तो मिलने वाला है ना, पैसा तो बढ़ गया। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट नेचर होता है। रिवैल्यूएशन जो होता है ना, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जो डेबिट अगर हो रहा है रिवैल्यूएशन मतलब नुकसान बता रहा है, और क्रेडिट हो रहा है तो फायदा बता रहा है। अब यहाँ पे फायदा हुआ था 18,000, रिवैल्यूएशन में बढ़ गया, फिर 18,000 पार्टनर में जा रहे हैं तो रिवैल्यूएशन के हिसाब से तो नुकसान हो गया ना, उसके 18,000 चले गए तो वो अपने आप डेबिट हो गया, है ना। इस पे बहुत सारी चर्चा हमें आज ही करनी है रिवैल्यूएशन पे। चलो ये तो क्लियर है तुम लोगों को। अब ये जो 18,000 है, ये जो 18,000 है, ये मैं क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। यहाँ पे तुमको न्यू रेशियो का कंसेप्ट नहीं है। नए रेशियो में कुछ भी नहीं जाएगा। नया तो रेशियो अब हुआ है ना, अब कुछ होगा तो जाएगा, मतलब अब कुछ नया चीज होगा तो जाएगा, लेकिन उसके अलावा तो जो है पुराने रेशियो में ही सेटलमेंट रहेगी, क्योंकि ये सारी पुरानी बात है ना। रेशियो के बाद ये सब नहीं देखा गया, रेशियो चेंज से पहले देखा गया था। तो ये 3 एंट्रीज केस की बनेगी, जब ये बढ़ गया उसकी, और जब ये बढ़ा हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा उसकी, और IFR तो खैर है ही एंट्री। क्लियर हुआ? इसको छोटा सितारा मार देना, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये एक इंपॉर्टेंट केस था। और इसके बाद वाले में भी एक छोटा सितारा मार दो, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गई है, 27,000 का नुकसान हो गया, लेकिन मैं तैयारी कितने की करके बैठा था। अब ये 27,000 का नुकसान हुआ तो बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं? बाकी का पैसा रीवैल्यूएशन से लाऊंगा। किससे लाऊंगा? रीवैल्यूएशन से। तो IFR जो है, IFR को तो मैं डेबिट करूंगा 18,000 से, क्योंकि वो 18,000 ही है। पर इन्वेस्टमेंट घट गया तो जब मैंने उसको क्रेडिट किया तो वो 27,000 से घट गया। कितने से घट गया? तो ये जो बचा हुआ 9,000 रुपए है वो कहाँ से जाएगा? बचा हुआ 9,000 कहाँ से जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बचा हुआ 9,000 कहाँ से जाएगा? और अब ये रिवैल्यूएशन जो है ये अपनी जेब क्यों भरे, अपनी जेब क्यों खाली करे? ये क्या करेगा? पार्टनरों से ले लेगा। ये पार्टनरों से ले लेगा, तो यानी कि अब कबीर, गौरी और रवि जो भी हाथी है ना, राधा कबीर गौरी, 2 रिवैल्यूएशन। क्लियर है? क्लियर है? एक बार ना WCR और IFR के केसेस दोनों एक बार नजर मार लो अपने आप। करने के बाद एडमिशन ज्यादा समझ आएगा ऑनेस्टली। चलो अब देखो इलस्ट्रेशन 14 देखो मेरे को एक ही चीज समझ आती है कि WCR IFR के भी जो भी केसेस थे वो सारा क्लेम का सेटलमेंट करके हुआ तो राइट ऑफ। जब हाथों में पैसा था तब तक राइट ऑफ किया, पैसा ही नहीं था तो राइट ऑफ, या पार्टनरों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो जो भी 7 आइटम मैंने तुमको बताई थी वो होती तो राइट ऑफ है। अब वैसा ही एक सवाल है इलस्ट्रेशन 14 कि हरदीप और संदीप जो है पार्टनर्स हैं, जो कि प्रॉफिट बांट रहे हैं इन द रेशियो 4:1, दो ही पार्टनर है, और इन लोगों ने बोला इक्वली ये लोग अब क्या करेंगे, शेयर करने वाले प्रॉफिट को। तो इनकी जो बैलेंस शीट है ना वो बता रही है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है, 20,000 का है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये फिक्टिशियस एसेट होने की वजह से डेबिट है ये। अब जब ये भी राइट ऑफ होगा, मैंने बताया था, तो ये भी राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। और डेबिट क्या होंगे, पार्टनर ऑब्वियसली कौन है भाई, हरदीप परसेंटेज। तो 20,000 का जो है ये अमाउंट है, तो 4:1 इनका ओल्ड रेशियो था 16, और ये एडवर्टाइजमेंट एसेट होता है इसलिए मतलब रिटर्न ऑफ के समय हाँ क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट डेबिट ऐसे का होता है, जब भी राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करेंगे। जैसे WCR, IFR, जनरल रिजर्व, इन सबको मैंने क्या किया,
है। क्यों? क्योंकि ग्रेट नेचर के होते हैं, राइट ऑफ करने के वक्त उल्टा करने लग जाते हैं। समझे ना इस बात को? अब अगला वाला देख लो, अगला वाला और आसान है। देखो एक्स और वाई जो है ये पार्टनर है, इन द रेशियो 3:2। इन लोगों ने बोले प्रॉफिट फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, और ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस था, एसेट साइड में आ रहा था, याद करो डेबिट बैलेंस था। तो अब उसको क्या करो, उसको क्रेडिट मार दो और पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट मार दोगे। उसको क्रेडिट मार दो और पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट मार दोगे। तो XY2 P&L और रेशियो क्या पुराना 3:1 लिख के करवाने जैसा है 3:2। अब देखो इलस्ट्रेशन 16। तो इसमें क्या है, तो नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ ये नॉर्मल क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने वो 7 आइटम बता ली, इन लोगों ने तो अलग अलग दिया है ना, तो अभी लोग हर एक केस बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने को तो पता है कि भाई वो 7 आइटम है कि राइट ऑफ मारना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात खत्म हो और ये गई। चैप्टर से क्वेश्चन आता है या फिर ये बस बेस आता है 4 मार्क का इससे भी आता है, पर ऑब्वियसली ये बेस नहीं है, ये पूरा अगले एडमिशन सबका बेस है। यही सारी बातें करूंगा मैं एडमिशन में भी तुम्हारे साथ। 16 इलस्ट्रेशन देखो, मैं ना एक ही बार बताऊंगा ऐसा सवाल। जैसे यहाँ पे 4 चीज दे दी, पुराना रेशियो 5-3-2 का था, नया रेशियो 2-3-5 का था। 4 चीजें दे दी है यहाँ पे, नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोली है। सारे लायबिलिटी वाले लोगों को क्या कर दो, डेबिट कर दो और पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बांट दो, और एसेट वाली चीजों को क्रेडिट करके पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बांट दो। बोलो कुछ है बोलने जैसा? मतलब लायबिलिटी एक साथ में तू क्रेडिट डेबिट कर सकती है, तीनों है तो जाने तो पार्टनरों को ही है, तीनों को एक साथ में क्या कर दे, डेबिट कर दे, और फिर क्या बोलते हैं उसको एडवर्टाइजमेंट में क्रेडिट कर दे। समझे ना? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। क्या चीज? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? अगला वाला सवाल बोर्ड में आया था। समीक्षा एस और दिव्या ये जो है ये फर्म में 5:3:2 का रेशियो मेंटेन करते। नया रेशियो जो है 2:5:3 का हो जाएगा। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस था P&L का, 40,000 का बैलेंस था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, और गुडविल वैल्यू थी इतने पे, और इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू भी इतनी थी। एकदम प्यार से सवाल करना, हार्ड नहीं है, बोर्ड का सवाल है, मजा भी आना चाहिए तुम लोगों को, तभी मजा आएगा। देखो सबसे पहले इन लोगों ने बोला P&L का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है तो उसको अभी मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। P&L का डेबिट बैलेंस है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो समीक्षा एस और दिव्या, समीक्षा एस और दिव्या टू सर बैलेंस शीट का ना P&L। हाँ डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो उसको मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस बोलेंगे तो क्रेडिट कर देना। कितने का बैलेंस बता रहे हैं? 40,000। कितने का बैलेंस बता रहा है? 40,000। वो 5:3:2 के रेशियो में जाएगा तो 20,000, 12,000, 8,000। क्लियर है ना? ये एक एंट्री हुई। दूसरा बोल रहे हैं IFR जो है वो 40,000 का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट 50,000 है। ये 50 है तो 50,000 को 25, 15, 10। आगे क्या बोला है? आगे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है IFR जो है, मैंने बोला था ना इसको फंड और रिजर्व दोनों बोलते हैं, तो ये जो IFF या IFR है ये 40,000 का है, लेकिन इसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट पकड़ो कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 480 की हो गई, तो नुकसान कितने का हो गया? नुकसान कितने का हो गया? 20,000 का तो नुकसान ही है। तो IFR डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बोलो ना, इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा कितना? 20, और बचा हुआ 20 क्या कर दो? सो इसमें लॉस कहाँ दिखा है? लॉस तो लिखा ही नहीं, डेबिट बैलेंस लिखा है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, लॉस लिखा है। क्रेडिट बैलेंस फायदा, डेबिट बैलेंस लॉस। ये समझा? तो भूल गया था थोड़ा, हाँ, लेकिन क्लियर है ना? तो इन्वेस्टमेंट 20,000 का, बाकी 20,000 को 5:3:2 के रेशियो बांट दो, मतलब 10, 6 और 4। तो जितनी बातें कर रहे बोलो सबकी एंट्री मारूंगा, जितनी बातें कर रहे सबकी एंट्री मारूंगा। एक और बात बोला था नीचे गुडविल का, गुडविल में वैल्यू एड इतना, तो मुझे नहीं लगता मैं कर रहा हूं। तुम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालो, और क्योंकि गुडविल और वैल्यू एड इतना बोला है तो मुझे समझ में आ गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है ये? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो मैं इसमें अब तुमको माइनस प्लस नहीं करवा रहा, ये तुम माइनस करके गेन इनटू सेक्रीफाइस की एंट्री मार दो। जो तुम्हारा 3 लाख का गुडविल है उसको सेक्रीफाइस और गेन से मल्टीप्लाई करके देखो उसकी तीसरी एंट्री इन लोगों ने मारी है। ठीक है, उसकी तीसरी एंट्री इन लोगों ने मारी है। क्लियर है? बचता कुछ नहीं है यहाँ पे, गुडविल में कुछ भी बचता नहीं है। गुडविल में सीधे सेक्रीफाइस गेन से मल्टीप्लाई होता है 3 लाख का। करवाऊं बोलो, चलेगा ना? क्योंकि गुडविल तो बहुत बाहर कर लिया, बोलोगे तो करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि एक बार मैंने बोला था लॉजिक के पार्ट में गेन की सेक्रीफाइस याद करना,
उसका पर्पस अब इलस्ट्रेशन 18 से सर्व होगा। कहने का मतलब क्या है ना, कभी कभी ये लोग पता है क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं आपके जो भी चेंजेस हुआ है ना, आप इतना सारा एंट्री मत करो, यू जस्ट गिव वन एडजस्टमेंट एंट्री। वो क्या बोलते हैं, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लो कि भाई कुछ चीजों में फायदा, कुछ चीजों में नुकसान हो रहा है, गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, सब कुछ है, तो आप एक एडजस्टमेंट एंट्री मार दो। तो बहुत सारा सिनेरियो ये लोग दे देंगे और बोलेंगे पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री मारने के लिए बोलते हैं। उस केसेस में क्या करना होता है, वेरी इजी, इससे इजी कुछ नहीं है, 2 मिनट का भी एक्सप्लेनेशन। अब इलस्ट्रेशन 18 का आन बान सान, मैंने बोला था नहीं आएगा आन बान सान। तो आन बान सान पार्टनर है जिसका रेशियो 3:3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, है ना, ये भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। आन बान सान, अब इसका ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8 और 2/8 और इनका नया रेशियो इक्वली है, तो 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है ना। हेलो, तो 3 3s are 9 minus 8/24 So WEF का काम विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब 1 अप्रैल से अब से उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक। ये इसका गेन है, ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, बोला कुछ नहीं क्योंकि इजी है। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि इनके पास क्या क्या है, इनके पास जनरल रिजर्व है, इनके पास जनरल रिजर्व है 72,000 और इनके पास क्या है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना सही नहीं समझा। इन्होंने क्या बोला, देखो सवाल ही पूरा सब कुछ समझा देगा कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द ड्यू ऑफ द चेंज ऑफ पीएसआर, मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो ऑलवेज पास एडजस्टमेंट एंट्री इन द फॉर्म ऑफ गेनिंग टू सैक्रिफाइस, हमेशा तुमको एडजस्टमेंट एंट्री किस फॉर्म में पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस के फॉर्म में पास करनी है। यहाँ पे गेन कर रहा है सान, तो सान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आन और टू बान। और एकदम मजेदार बात है, गुडविल जैसा ही है, सेल्फ जनरेट गुडविल जैसा ही है कि आपके पास 72,000 का जनरल रिजर्व है ना, आप 72,000 नहीं लिखोगे, आप इसका, इसने साल में कितने का गेन किया है 2/24 का, तो आप 72,000 को इनटू 2/4 करोगे, जितना गेन सैक्रिफाइस है एडजस्टमेंट एंट्री में, हाँ एडजस्टमेंट एंट्री में उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 72,000 इनटू 2/24, तो ये मुझे लगता है 6,000 आएगा। और यहाँ पे 72,000 इनटू 1/24 और यहाँ पे भी 72,000 इनटू 1/24, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3,000 और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,000, ठीक है। सर ये एंट्री तो उसकी है ना, मतलब जनरल रिजर्व हम राइट ऑफ करें लेकिन एक ही एंट्री पास हाँ, करें। राइट ऑफ नहीं हो रहा है, राइट ऑफ गलत वर्ड है, Okay. जनरल रिजर्व इज नॉट रिटन ऑफ, वी आर गिविंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं क्योंकि पीएसआर चेंज हुआ है। तो पीएसआर चेंज करने के वक्त देयर कैन बी 2 थिंग्स, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो, या तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। कुछ नहीं बोला तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, नहीं बोला पुराना मेथड डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। नहीं तो तुम लोग को गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है, नहीं तो तुम लोग को क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है। बोलो क्लैरिटी है क्या, बोलो क्लैरिटी है क्या। अगर क्लैरिटी है तो अगला वाला सवाल जो है वो तुम लोग खुद से ट्राई करना कभी और, इलस्ट्रेशन 20 करना। एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी आती है। हाँ बस मैंने बोला था ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस पता होना चाहिए, बहुत जगह काम लगेगा। ये तो अभी तो एडमिशन रिटायरमेंट चालू नहीं हुआ है, वरना इसका तो बहुत रोड है। देखो जी, इलस्ट्रेशन 20, इंदिरा एंजेला मार्गरेट, क्या नाम है, इंदिरा एंजेला मार्गरेट, ये लोग जो है ना, ये लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे 2:3:5 के रेशियो में। अब कर ही लेते हैं, मुझे तो पता है एडजस्टमेंट एंट्री करवाएंगे, तो 5:3:2 और नया रेशियो क्या था बोलो ना सर, 2:3:5। तो ई तो 3/10 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, याद है ना, नो गेन नो गेन नहीं, नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो ये क्या हो गया, गेन हो गया, ये हो गया सैक्रिफाइस, और देखो सेम तो आ ही रहा है, उसका तो नो गेन नो सैक्रिफाइस है, उसका एंट्री में नाम नहीं लिखूंगा। मेरे को क्या बोला है कि इन लोगों का ना, दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। और देखो मतलब बुक वैल्यू वही है भाई, जनरल रिजर्व 1.5 लाख का है, आईएफआर 25,000 का है, डब्ल्यूसीआर 50,000 का है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ध्यान रखना, क्रेडिट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस है इसका, 75,000 का है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट नहीं बोला, बोलते डेबिट बोला है, नहीं बोलते तो भी हम तो डेबिट ही मानते हैं, वो तो फिक्टिशियस एसेट है ना।
तो वो जो है वो कितने का है, 1 लाख का है। बोले पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इफ, देखो कितने अच्छे लोग हैं, बोल रहे इफ लायबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट WCR एंड आल्सो मार्केट वैल्यू भी इक्वल है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो बुक वैल्यू दी है वही है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ना कोई मार्केट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है। ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, एंट्री तो एक ही मारेगी, एन एडजस्टमेंट एंट्री, अंग्रेजी पढ़ते हो तुम लोग, एन मतलब एक ही है, तो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे, वरना एंट्रीज बोलते हैं। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि एक ही एंट्री मारनी है, यहाँ ग्रामर का रोल है, यहाँ पे ग्रामर का रोल है यहाँ पे। तो एन एडजस्टमेंट एंट्री बोला एक ही एंट्री मारूंगा, अमाउंट क्या है, तो अमाउंट लेने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई अमाउंट तो चाहिए ना जिसको मैं सैक्रिफाइस गेन से मल्टीप्लाई करूंगा, इन 5 अमाउंट में से पांचों का टैली कैसे करूं, तो एक तरीका होता है कि आप सारे क्रेडिट बैलेंस को प्लस कर दो, डेबिट को माइनस कर दो, सारे क्रेडिट बैलेंसेस को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और डेबिट बैलेंस को माइनस कर दोगे, यानी 1 लाख, 1.5 लाख प्लस 25 प्लस 50 प्लस 75, ये हो गया 3 लाख रुपए। उसमें से आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो कितना बचता है, 2 लाख। तो इस 2 लाख पे मैं गेनिंग को सैक्रिफाइस करूंगा, तो एम कैपिटल, मार्गरेट कैपिटल टू इंदिरा कैपिटल, तो ये हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि कोई तो चंबड़ चाहिए ना भाई, ये विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, मतलब लायबिलिटी कुछ है नहीं, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। वो विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू का ये मतलब है कि जो वैल्यू इसमें दी है वही वैल्यू है, लायबिलिटी नहीं है, WCR के लिए फ्लक्चुएशन फंड सेम है, जनरल रिजर्व को किसी और में कन्वर्ट नहीं करना है, जैसे याद है एक बार जनरल रिजर्व से WCR बनाया है, तो वैसी कोई बात है यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है, सब जो है बुक वैल्यू मतलब अफेक्ट नहीं करनी है, तो सेम टू सेम वैल्यू ही है, ऐसा। ये समझ गए ना तुम लोग, डाउट लग रहा है कुछ? तो जब बहुत सारी चीजें हो लेकिन एक ही एंट्री मारनी है, तो एक ही फंड है, सारे क्रेडिट बैलेंसेस प्लस और जो डेबिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग एडजस्टमेंट एंट्री मार दो। अब देखो उसमें किसको अच्छा जो गेन हुआ उसको डेबिट कर देंगे, हाँ, अपने को तो पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसलिए मैंने पहले ये निकाल दिया, इसी रीजन से पहले मैंने जो है ये निकाला है, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो एक अनोखा तरीके का सवाल है, आजकल ये सवाल जो है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, देखो मैंने पहले ही बोला था स्टार मत मारना, इतना भी ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा, पर समझ लो कि विनय, नमन, प्रतीक जो है ये प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इन एन एग्रीड रेशियो, नहीं पता कोई रेशियो में शेयर कर रहे हैं, नहीं, जब तक इक्वल नहीं बोलेंगे, नथिंग इज मेंशन्ड देन इट इज इक्वल, लेकिन दे आर सेइंग एग्रीड रेशियो, मतलब कोई रेशियो है उनका, कितना है वो नहीं पता, कितना है मुझे वो नहीं पता, इक्वल हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता आगे देख, आगे पढ़, एकदम अच्छे से पढ़, देख स्टार्टिंग से मैं पढ़ता हूँ। विनय, नमन, प्रतीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर इक्वली, तो न्यू रेशियो 1:1 न्यू रेशियो जो है वो क्या है, 1:1 है, लेकिन ओल्ड मुझे नहीं पता, एग्रीड रेशियो बोल रहे हैं ना, तो क्या रेशियो है मुझे नहीं पता है उसका, बट आगे तुम्हें बोला है कि उनके on that date their balance sheet showed profit and loss credit का advertisement suspense account जो डेबिट होता है मुझे पता है, 1, 75 और 25 बोल रहे, ये जनरल एंट्री जो है ना वो एडजस्टमेंट के लिए इन लोगों ने पास की है, प्रतीक टू विनय, मैं समझदार हूं, मैं समझ गया प्रतीक गेनिंग पार्टनर है, तुम हो इतने समझदार, बोलो जी तुम हो इतने समझदार तो बनो, मना कर रहे हो, तो प्रतीक टू कौन था नाम, विनय, कितना 25, प्रतीक टू विनय कितना, तो 150 into एकदम समझदार बच्चा ये, 150 into x इक्वल 25, क्योंकि 150 क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई जो किया है वो क्रेडिट और माइनस डेबिट करके आया, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, जो मल्टीप्लाई किया है वो क्रेडिट को प्लस और डेबिट को माइनस करके आया, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, सब वही है बस, और घुमा फिरा के दिया है। एंट्री तो ये उन्होंने मारी है, ये एंट्री देखकर मैं समझ गया प्रतीक इज द गेनिंग पार्टनर एंड विनय इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट, और मुझे ओल्ड रेशियो नहीं पता है, न्यू रेशियो जो है 1:1 है, ओल्ड रेशियो भी डोंट नो, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये अमाउंट आई तो आई कैसे, कुछ वैल्यू में इनका गेन सैक्रिफाइस मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ तो वैल्यू होगी जिसमें इनका गेन सैक्रिफाइस मल्टीप्लाई किया होगा, वो वैल्यू क्या होगी, अगर तुमने पढ़ा अच्छे से तो P&L क्रेडिट का है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, तो वो वैल्यू कैसे आती है, क्रेडिट में डेबिट माइनस कर दो, वो वैल्यू कैसे आती है, क्रेडिट में डेबिट माइनस कर दो, मतलब 1,75,000 में से तुम लोग क्या कर दो, 25,000 रुपए माइनस कर दो, 1,75,000 में से मैं बस 25,000 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 1,75 में से 25,000 चला गया तो कितना बचता है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को गेन सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इस सवाल में सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, 1.5 लाख को गेन सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्रतीक के लिए मैंने देखा कि 1.5 लाख इनटू x करूंगा तो 25,000 आएगा, तो x जो है वो बराबर हो जाएगा 25,000 अपॉन 1.5 लाख, x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 25,000 अपॉन 1.5 लाख के, तो x विल बी 1/6,
x क्या आएगा 1/6, मतलब जो प्रतीक का गेन है, प्रतीक का जो गेन है वो कितना है 1/6 का। और इतनी समझदारी अब आनी चाहिए कि प्रतीक का गेन 1/6 का है, तो विनय का सेक्रीफाइस भी कितने का होएगा 1/6 का। अब जो है, जो हमारे पास तीन बंदे हैं, कौन तीन बंदे हैं, विनय नमन प्रतीक, विनय नमन प्रतीक, इनका न्यू रेशियो इज 1/3 1/3 1/3। ध्यान देना, दिस इज न्यू रेशियो। इफ नमन का एंट्री में नाम ही नहीं है तो इसका ओल्ड रेशियो भी 1/3 के रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में भी इसका 1/3 पार्टी जो है वो था। अब प्रतीक ने क्या किया है, गेन किया है 1/6 का। तुम एक बात समझो, ओल्ड रेशियो में गेन प्लस हुआ होगा तभी तो न्यू रेशियो आया होगा। तो न्यू रेशियो में गेन माइनस कर दूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, ओल्ड रेशियो मिलेगा। और विनय ने सैक्रिफाइस किया 1/6 का, तो विनय के ओल्ड रेशियो में 1/6 माइनस किया होगा तब न्यू रेशियो आया। तो न्यू रेशियो में 1/6 प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बोलो ना, ओल्ड रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा * 2 कर दो, तो ये 1/6 आ रहा है, * 2 कर दो तो ये 3/6 आ रहा है, और दिस इज 2/6। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 1:2:2, 1:2:3। क्लियर है सर? ये वो p ने तो गेन किया ना 1/6, तो मैंने p में तो माइनस नहीं होगा अगर उल्टा होगा, इसको वो कर दो। अच्छा, मैंने प्रतीक का बात करके विनय में कर दिया ना, प्रतीक का बात होकर विनय में एंट्री चली है, तो 3:2:2। ठीक है, स्मार्ट। मैं चलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। तो ये इस चैप्टर का लेंथीएस्ट टॉपिक भी था एक्चुअली, एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस करके, ये इस चैप्टर का लेंथीएस्ट टॉपिक भी था जो मेरा हो गया आराम से। अब हमें इस चैप्टर का हम लोगों के लिए आखिरी टॉपिक है। इस चैप्टर के जो 5th और 6th टॉपिक है वो हम नहीं करते हैं, वो मैं किसी भी साल नहीं पढ़ाता, मतलब बाद में भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तुमको खुद से ही आ जाएगा जब तुम एडमिशन सीख लो, तो वो मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ। तो हमारे लिए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और ध्यान देना, दिस अकाउंट विल बी मेड इन एवरी एडमिशन का सम, हर एडमिशन के सम में रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट टू बी मेड। समझ रहे हो कि हर बार बनाना है, जब भी फुल फ्लेज सवाल करोगे ना, तो यानी कि हर वक्त बनाना है। हम कंसेप्ट तो समझ ही लेंगे, परफॉर्मा तो समझ ही लेंगे। देखो जी, ये लास्ट टॉपिक है सर जी, हमारे लिए तो आता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? जब पीएसआर चेंज होता है ना, तो हम लोगों ने, तुमने देखा कितना कुछ चेंजेस किया। एक रेशियो में चेंज होने से हम लोगों ने गुडविल का चेंज किया, सारी लायबिलिटी, सारे एसेट जो आलतू फालतू के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी सब कुछ बांट दिया। तो जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और एग्जिस्टिंग एसेट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, क्या प्लांट मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या किसी का लोन हमने किसी से लिया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नहीं। तो इन लोगों का भी रीअसेसमेंट किया जाता है, लायबिलिटीज का और एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब टर्म्स है, मतलब वापस से उसका वैल्यूएशन, वापस से वैल्यू निकाली जाती है। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं, बस रिवैल्यू। हाँ, तो उसके रिवैल्यू करने की वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, कभी नुकसान हो जाए। कि भाई 1 लाख का बिल्डिंग था, 1.5 लाख का हो गया, वाह 50,000 का क्या हो गया, मुझे फायदा हो गया। पर क्रेडिटर जो थे 4,500 से 80,000 हो गए, तो वो मेरा क्या है, नुकसान है। तो यानी कि कुछ चीजें मुझे फायदा देती है, कुछ चीजें मुझे नुकसान देती है। तो उन्हीं फायदे और उन्हीं नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उन्हीं नुकसान को और उन्हीं फायदों को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और एकदम सिंपल फॉर्मेट है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पे लायबिलिटीज, सॉरी पर्टिकुलर्स, हाँ लेजर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। इसके बारे में पहले खास बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड ओनली फॉर द रिकॉर्ड ऑफ रिवैल्यूएटेड एसेट वैल्यू एंड रीअसेस्ड लायबिलिटी वैल्यू। मतलब लायबिलिटी का जो रीअसेसमेंट होने के बाद वैल्यू आती है, तो उसका गैप लिखता ही है, कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है। अगर लायबिलिटी 50 से 60 हो गई ना, तो ये 60,000 नहीं लिखेगा, ये 50 भी नहीं लिखेगा, ये 10,000 लिखेगा। कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है उसको लिखा जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो? कितना बढ़ा है या कितना घटा है उसको लिखा जाता है यहाँ पे। और ये जो है, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये क्या है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट का ये मतलब होता है कि डेबिट में आप सारे एक्सपेंसेस और लॉस लिखोगे। ये जो रूल था ना, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, दिस रूल इज पर्टिकुलरली फॉर नॉमिनल नेचर का अकाउंट। तुमको पता ना 3 होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इसमें 3 गोल्डन रूल्स है। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट का ये खास बात होता है कि एक्सपेंस लॉस डेबिट करो और इनकम और गेन क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इनकम और गेन क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये जो है, ये हमारी खास बात है किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसकी खास बात है ये,
रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमारी ये खास बात है। अब देखो मेरे तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सर इनकम और लॉस नहीं होता सर? नहीं, नहीं होता। फायदा इनकम लॉस का ऑपोजिट हो गया ना, पैराडॉक्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तुमने पढ़ा नहीं था माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्सेस अगले पिछले साल फर्स्ट चैप्टर में, है ना? इसी साल तो पढ़ा है जो वही पहला चैप्टर मैक्रो का। पैराडॉक्स बोला था मैंने? मुझे नहीं याद, मैं अच्छे काम करके करके भूल जाता हूँ। इनकम, अब देखो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, तुम लोग मुझे बताओगे फायदा है या नुकसान है। एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया है तो डेबिट होएगा, तो टू एसेट अकाउंट, एसेट का नाम लिख देने का, डेबिट में लिखा है तो समझ जाते हैं कि डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। एसेट मतलब जो भी स्टॉक घटा या बिल्डिंग घटी या मशीन घटी तो स्टॉक अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट ऐसा लिखो। तो जो भी कम होता था हम क्रेडिट में लिख देते हैं, अभी अचानक ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो सब उल्टा। ये उल्टा नहीं है, ये कोई रूल पे नहीं चलता है एसेट और लायबिलिटीज के, ये डिक्रीज पे चलता है। यानी तू जो सोच रही है तो अब एसेट का लेजर सोच रही है कि एसेट घटता था तो क्रेडिट लिख देते, राइट? पर ये एसेट अकाउंट ही नहीं है, ये अकाउंट एसेट का नहीं है, ये अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन का अकाउंट है। तो ये मानती है प्रॉफिट एंड लॉसेस है, तो जो भी नुकसान है, जो भी खर्चा है वो डेबिट में ही डालना पड़ेगा तेरे को, और जो भी फायदा है वो किस पे डालना पड़ेगा? क्रेडिट में डालना पड़ेगा। ये तू पीएनएल के जैसा समझना, पीएनएल मत समझना, ठीक है? तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा। अच्छा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी मुझे लगता है क्या होगा? तो सर लेकिन इस जब हम वो WCR वो सब करते हैं तो ये क्यों आता है? क्योंकि वो सारी चीजें इसी में डालते हैं ना, ये वही अकाउंट है जिसमें डालते हैं। क्योंकि ये एक अकाउंट बनाकर सारा जो ऊपर नीचे WCR IFR का जो भी पैसा लेना देना जो भी है ना, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस अकाउंट में करते हैं, और इसका जो फाइनल आंसर होता है ना उसको हम लोग पार्टनर को दे देते हैं, है ना? यानी बार बार पार्टनर में प्लस माइनस नहीं करूंगा, एक अलग से अकाउंट बना के प्लस माइनस कर दो, फाइनल आंसर वो किसको दे दो, समझे? तो इसका ये पर्पस होता है। अब देखो अगर लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी नुकसान है। अच्छा एसेट बढ़ रहा है तो, एसेट बढ़ रहा है तो, और भाई लायबिलिटी कब होएगा? जब भी डिक्रीज होगा। ये चार चीजें तो एकदम बेसिक है, ये चार चीजें तो क्या है? एकदम बेसिक है। इसके बाद और क्या क्या चीजें आ सकती है? ऐसा हो सकता है कि जब मैं रीवैल्यू कर रहा था ना तो मुझे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, अरे ये तो लिखा ही नहीं था मैंने, ये तो बैलेंस शीट में डाला ही नहीं था, ये भी तो लायबिलिटी है मेरे पास। तो ऐसे सिनेरियो में भी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैं नुकसान की तरह ट्रीट करता हूँ, और उसको मैं कहाँ पे लिख देता हूँ? डेबिट में लिख देता हूँ। कहाँ पे लिख देता हूँ? और ऐसा भी तो हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट मिले, अरे वाह मेरे पास ये भी पड़ा है, एसेट ही तो है, एसेट ही तो है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो भी यहाँ पर जो है आ सकता है। क्लियर है तुम लोगों को? उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन हो रहा है सारी चीजों का, रीअसेसमेंट हो रहा है सारी चीजों का, शायद किसी पार्टनर को हमने कोई रेम्यूनरेशन दिया, हम कभी कभार दे देते कि भाई तू ये सब का ध्यान रख, तू जो भी प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो रहा है तू सारा कुछ संभाल, सारा कुछ कर, मैं तुझे बदले में रेम्यूनरेशन दूंगा। तो ऐसे केसेस में, रेम्यूनरेशन के केसेस में भी वो नुकसान माना जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। ये जो है खर्चे रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन के वक्त हम लोग करते हैं, और अगर कोई छोटे मोटे खर्चे हो रहे रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट के वक्त तो भी वो जो है यहाँ पे आएगा, ये सैलरी ये सब हुई, रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, ये सब। तो रिजर्व बना रहे हैं वो सब, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये कहानी हुआ इतना, ये कहानी हुआ इतना, कैश का खर्चा क्या कोई खर्चा किया, क्या चीज? कैश का मतलब एसेट ही कम है। हाँ, पर मैंने देखो क्या बोला, अब एक्सपेंसेस है तो पीएनएल में डेबिट में डालती है ना। हाँ। नहीं मैं तो एक्सपेंस बता रहा हूँ, कैश बैंक का अगर कोई खर्चा हुआ है तो कैसा बैंक ही जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। इतनी ही मेन चीजें होती है, इतनी ही मेन चीज होती है। जो वो हो रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 2,18,000 हो गया, वो इंक्रीज इन एसेट है, वो इधर रिकॉर्ड होता है। उसकी एंट्री पे अगर तुमको याद हो तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन थी, लेजर के रूल सोच लो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या है? इसके बाद इतने ही मेन चीजें। इसके बाद अगर यहाँ का टोटल ज्यादा है, अगर यहाँ का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिवैल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन गेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर इधर का टोटल ज्यादा हो गया, खुदा ना खास्ता भाई गलती से नुकसान ज्यादा हो गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल। और ये जो लॉस और प्रॉफिट है ये भी किस रेशियो में जाएंगे, ओल्ड में ही जाएगा। किस में जाएगा, इन दोनों में से आइदर ऑफ द आइटम विल अपीयर, दोनों तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट और लॉस दोनों कैसे होगा, तो आइदर ऑफ द आइटम विल अपीयर। और ये खाता किधर है, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल में जो भी अमाउंट आएगा पार्टनर इतनी कैपिटल सारी में। चीजें पार्टनर्स। हाँ, तो वो सारी की सारी बातें जो होती है वो हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। क्लियर हुआ तुम लोगों को? रिजर्व वगैरह का भी अगर हुआ ना कि अगर